हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। एंड स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से है तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, मैग्नेट ब्रेन्स सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस उन्हें लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ और मेरी नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड रहो। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का सेशन को इसी बात पे। सो आज का जो सेशन है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कह सकते हो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में आप ना ही सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकिन साथ साथ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस चैप्टर में है वो भी आज पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम आपको पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है, क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही चीज़ें आपको आज बताएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपको यहाँ पे ये नहीं बताना कि बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन क्या है, बस आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इज दैट क्लियर? सो आंसर है हमारा नीलगिरी एंड पचमढ़ी। इज दैट क्लियर? सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब सिंस इट्स अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, आपको सिर्फ नाम देने हैं, आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ नाम देने हैं। तो दो नाम पूछे हैं तो अपन दो नाम बताएंगे। दैट इज नीलगिरी एंड पचमढ़ी आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोरा। अब आपको यहाँ पे फ्लोरा क्या है ये नहीं बताना, फ्लोरा वर्ड कहाँ से आया है ये भी नहीं बताना, आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल्स देने हैं फ्लोरा के। तो जैसे कि आप नीम, मैंगो, कोई भी पेड़ का नाम दे सकते हो, कोई भी प्लांट का नाम दे सकते हो। फ्लोरा, सारे ही पेड़ों को हम फ्लोरा कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है नीम और मैंगो, और आप कोई से भी फ्लोरा का नाम दे सकते हैं। Moving towards the next question, question number 3, give any two examples of fauna। अब fauna तो animals, आप कोई से भी अपने फेवरेट एनिमल का नाम दे दो, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे हैं lion and tigers। तो ये दो एग्जाम्पल हैं ऑफ fauna। Is that clear? चलिए, now coming to question number 4, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है ये नहीं बताना, लेकिन आपके कंसर्न के लिए बस मैं ये बता दूं कि वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है उन स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। सो यहाँ पे फ्लोरा की दो एंडेमिक स्पीशीज हैं, साल एंड वाइल्ड मैंगो। साथ ही साथ फौना की है बिसन एंड इंडियन जाइंट स्क्विरल। इज दैट क्लियर? सो ये अपने एरिया में पाई जाती है, ये इंडिया में ही यूजुअली पाई जाती हैं, तो इसीलिए ये इंडिया की एंडेमिक स्पीशीज है। इज दैट क्लियर? फ्लोरा यानी कि पेड़, तो साल और वाइल्ड मैंगो इंडिया में ही पाया जाता है। फौना, बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल इंडिया में पाया जाता है। तो ये दोनों प्लांट और एनिमल की एंडेमिक स्पीशीज है जो हमारे कंट्री को बिलोंग करती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। जब भी वर्ड एंडेंजर आए तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इस वर्ड पे जो है डेंजर। किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? डेंजर पे। यानी कि इन स्पीशीज को ध्यान रखना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्पीशीज किस में है? ये स्पीशीज डेंजर में है।
तो ऐसे स्पीशीज जिनका बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत कंजर्व करना रहता है, क्योंकि वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे होते हैं। अगर हम इन डेंजर वाली स्पीशीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ सालों के बाद इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ऐसे स्पीशीज को बहुत ज़्यादा कंजर्व करके, प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। सो यहाँ पे दो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, टेक्सा वाइल्ड राइस जो कि प्लांट स्पीशीज है, एंड माउंटेन गोरिल्ला। इज दैट क्लियर? एक फ्लोरा हो गया, एक फौना हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड आए वाइल्ड लाइफ तो आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? एनिमल्स को। जब भी वर्ड वाइल्ड लाइफ आए तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो एनिमल्स को। आप यहाँ पे प्लांट, नेचर यानी कि मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिक कह सकते हो, स्कल्पचर्स, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ किसको बचा के रख रहे हो? एनिमल्स को। तो जहां पे भी वर्ड वाइल्ड लाइफ आए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपको याद रखना है आप वाइल्ड यानी कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। सो आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इज दैट क्लियर? चलिए, Moving towards the question 7, give any 2 examples of national parks. अब ये याद रखना, जब भी वर्ड आए नेशनल पार्क तो आप क्या बोलोगे? आप यहाँ पे सबको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, एनिमल, प्लांट, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स उस एरिया के। और नेशनल पार्क्स कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी इंक्लूड करके बनता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिज्म अलाउड है, लेकिन नेशनल पार्क में टूरिज्म अलाउड नहीं है। ये रेस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे टूरिज्म या बाहर के कोई टूरिस्ट आके नहीं विजिट कर सकते। इज दैट क्लियर? सो नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। अब ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल्स बताना है जो बर्ड माइग्रेट करती हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक जगह से दूसरी जगह ठंड के समय या बच्चे एग्स ले करने के लिए यूजुअली बर्ड्स ट्रैवल करते हैं। तो कौन सी हैं वो 2 माइग्रेटरी बर्ड्स? सारस एंड साइबेरियन क्रेन। ये 2 बर्ड्स हैं जो इंडिया को माइग्रेट करती हैं विंटर्स के टाइम पे। इज दैट क्लियर? जब इनके वहां पे विंटर्स होता है, टू बी प्रिसाइज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। अब हम आ गए शॉर्ट आंसर टाइप पे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको सिर्फ 1 वर्ड आंसर्स देने हैं, लेकिन जब हम आ जाते हैं शॉर्ट टाइप आंसर्स में, तब आपको एटलीस्ट 1 पैराग्राफ या 3 से 4 लाइंस लिखना मैंडेटरी है आंसर में। अब आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है डिफॉरेस्टेशन की। तो देख लेते हैं डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन। Deforestation is the clearing of forest or group of trees for reusing the land for commercial purposes such as agricultural, construction, mining and urbanization. अब ये डेफिनेशन तो आपको पूरी की पूरी लर्न करना ज़रूरी है। आप बाय हार्ट लर्न करो कि क्या डिफाइन है डिफॉरेस्टेशन। समझना बहुत आसान है, ठीक है, कि हमने समझ लिया कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई करते हैं, कटिंग करते हैं, ताकि उस जगह हम कुछ कमर्शियल बना सकें। हम या तो एग्रीकल्चरल लैंड बना सकें, या तो हम बिल्डिंग्स बना सकें, या तो हम माइनिंग कर सकें, या तो हम डैम्स बना सकें। सो बेसिकली हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। सो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। लेकिन ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट एग्जाम में आपको जब आए डिफाइन तो प्रॉपर डेफिनेशन का होना जरूरी है। तो वहां पे आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। आई रिपीट अगेन, डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं और ग्रुप ऑफ ट्रीज या एक पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करते हैं, ताकि हम उस लैंड को फॉर यू रीयूजिंग द लैंड, ताकि हम उस लैंड को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर पाए, जैसे कि एग्रीकल्चरल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन या अर्बनाइजेशन। इज दैट क्लियर? सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दिस इज द इंटायर डेफिनेशन। जो अगर एग्जाम में आए डेफिनेशन लिखो तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वॉट डू यू मीन बाय ड्रॉट। अब आपको ड्रॉट के क्या लगता है? तो ड्रॉट एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे पानी की बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कि पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है। उस एरिया में यूजुअली डेजर्ट्स में ड्रॉट ज़्यादा देखे जाते हैं, जहाँ पे कहीं पानी नहीं है, ना ज़मीन पे पानी है, ना पेड़ों को पानी मिल रहा है, ना इंसान को पानी मिल रहा है, ना ही आसमान में पानी है, बहुत हाई टेम्परेचर है, और यूजुअली ऐसे टाइम को हम कहते हैं ड्रॉट। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A drought is a period of time when an area or a region receive less rain than usual। और पानी ना होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उस एरिया में बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि बारिश पानी के लेवल को रिस्टोर कर देती है। सो हो सकता है उस एरिया में बारिश ही ना हुई है, इसीलिए पानी का लेवल रिस्टोर नहीं हुआ। रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर और ग्राउंड वाटर, रिड्यूस स्ट्रीम फ्लो, या तो ज़मीन का पानी ही ख़त्म हो गया, या तो एग्रीकल्चरल डैमेज की वजह से सारा पानी सोख कर लिया, या तो जनरल वाटर स्कैर्सिटी, कि कोई भी रीज़न की वजह से पानी की कमी हो गई। सो पानी की कमी जिस एरिया में हो जाती है, या तो वो कम बारिश पड़ने की वजह से हो, या ज़मीन का पानी सूख जाए, या हाई टेम्परेचर की वजह से हो, जो भी रीज़न है, लेकिन उस एरिया में पानी बिल्कुल भी नहीं रहता। देयर इज हाई वाटर स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? एकदम कमी, उस एरिया में पानी की कमी हो जाती है। नाउ can result from lack of appropriate precipitation, whether rain or snow। या तो प्रेसिपिटेशन की कमी हुई है, बारिश ही नहीं हुई, स्नो ही नहीं हुई। ड्रॉट कैन ऑल्सो अफेक्ट द चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वही हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। सो किसी भी कारण की वजह से, या तो वो बारिश नहीं हुई, स्नो नहीं हुई, या तो ज़मीन का ग्राउंड वाटर सूख गया, या तो एग्रीकल्चरल डैमेज हुआ है, या तो प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, या तो टेम्परेचर के बढ़ने से पानी कम हो गया। सो बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में जब पानी की बिल्कुल कमी हो जाए, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब हम पेड़ होते हैं, तो ये जो हमारे ट्रीज हैं, ये जो हमारे ट्रीज हैं, जब तक ये ट्रीज हैं तब तक एटमॉस्फेयर इज स्माइलिंग, तब तक एटमॉस्फेयर इज स्माइलिंग, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, और इनके जो रूट्स हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? सॉइल के अंदर, और वो वाटर अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल के अंदर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कंटिन्यूस अब्सॉर्प्शन के साथ साथ ये जो रूट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं? ये जो रूट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर। ये ट्रीज के जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं अपनी जगह पे। और इमेजिन करो, ये सॉइल को होल्ड करके रख रहे हैं, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो डेड लीव्स हैं वो नीचे फॉल डाउन हो जाती है। अब यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी, वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बन रहा है, साथ ही साथ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, क्योंकि लीव्स भी ट्रांसपिरेशन करते हैं। अब आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, मैंने ये पेड़ काट दिया, ठीक है, मैंने इन पेड़ों की कटिंग कर दी। अब जैसे ही मैं इन पेड़ों की कटिंग कर दूंगी, अब मेरे पास क्या बचेगा? अब मेरे पास सिर्फ सॉइल बचेगी, अब मेरे पास सिर्फ सॉइल बचेगी। अब जैसे ही आंधी आएगी, तूफान आएंगे, बारिश होगी, या बहुत तेज हवा आएगी, कुछ भी हुआ, या तो वेदर की वजह से, ठीक है, या विंड की वजह से, ठीक है, या रेन्स की वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से
सॉइल क्या हो जाएगी, अपनी जगह से मूव करने लगेगी। ये जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है ना, ये जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है, ये तो बहुत ही ज्यादा विंड के साथ मूव कर जाएगी। और स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो सॉइल इरोजन है। सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई। अब इस सॉइल में कभी भी एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ सॉइल एक जगह से दूसरी जगह इरोड होती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रीज ही नहीं है सॉइल को होल्ड करने के लिए। और एक टाइम के बाद ये जो एरिया है जहां पे फर्टाइल जो सॉइल है वो चली गई। अब बस वो सॉइल बची है जो बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, जहां पे बहुत ही कम पानी है, बिल्कुल वाटर कम है, और यूजुअली रॉक्स है। यूजुअली क्या है, रॉक्स है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में। सो बेसिकली हमने फॉरेस्ट को पेड़ काट कर किस में कन्वर्ट कर दिया, डेजर्ट में। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हमने यहाँ पे पेड़ों की कटिंग कर दी, जिस वजह से सॉइल अब अपनी जगह पे होल्ड नहीं करी हुई है। क्योंकि हमने पेड़ों की कटिंग कर दी, अब ना सॉइल फर्टाइल बची है, ना सॉइल के पास पानी है, ना ही सॉइल के पास हमस है। साथ ही साथ वाटर की स्कैर्सिटी हो गई, और सिर्फ रॉकी सॉइल बची है, सिर्फ रॉकी लैंड बचा है। और ये जो डेजर्ट है ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर? और क्लियर हो गया तो भाई वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस मैम हमें क्लियर हो गया। चलो, सो हमने देख लिया है डेजर्टिफिकेशन। आपको अगर एक स्क्रीनशॉट लेना है इस इमेज से ताकि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो आप ले सकते हैं। और इसी नोट पे हम स्विच करते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के आंसर पे। सो इसका आंसर है The desertification is the process of turning of a fertile land। जो एक टाइम पे बहुत ही प्यारा फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे पेड़ उगते थे, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, डेजर्ट्स में, ड्यू टू सॉइल इरोजन एंड वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन। हमारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमने उस लैंड को कन्वर्ट कर दिया किस में, एक डेजर्ट में। इट कैन अफेक्ट ऑल ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बेसिकली उस एरिया का जो फॉरेस्ट है, पेड़ काटने की वजह से हमने कितने सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको बेघर कर दिया। और हमने बेघर करके उनसे उनका घर छीन लिया। और बेसिकली सॉइल को कुछ होल्ड करने के लिए नहीं है, तो सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। सो सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब एक फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाता है डेजर्ट में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू। अब मैंने आपसे क्या बोला, जैसे ही वर्ड आएगा वाइल्ड लाइफ, क्या आना चाहिए दिमाग में, एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ एक ऐसी जगह है जहां पे हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट में, वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम एनिमल को जू की तरह एक पिंजरे में नहीं बंद करते। जू में तो हम एनिमल को सिर्फ एक शो पीस के लिए रखते हैं, ताकि आप आओ, आप एजुकेशन गेन कर सको, आपको ये पता लग सके कि ये एनिमल दिखता कैसा है, ये एनिमल क्या होता है, ये खाता क्या है, पीता क्या है, सोता कैसे है, सब कुछ आपको उसके एनिमल के बारे में पता चले। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उस एनिमल को हम सेम वही इन्वायरमेंट, वही टेम्परेचर, वही लिविंग लाइफस्टाइल जैसा वो फॉरेस्ट में रहता था, सेम उस तरीके का नेचुरल हैबिटेट देते हैं ताकि वो अपना जीवन गुजार सके। सो जहां पे एनिमल्स को हम खुला छोड़ देते हैं और सेम उस तरीके से रहने देते हैं जैसे वो अपने
नेचुरल हैबिटेट में रहते थे। सो उस एरिया को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन जू में यहाँ पे हम उनको आर्टिफिशियली पिंजरे में कैद करके सिर्फ एक शोपीस पर्पस के लिए यूज करते हैं। So wildlife sanctuary is an area where animals are protected in their natural habitat. Very good. हम उनको सेम जैसे कि लायन हिरन को पकड़ता है, उनको छोड़ दिया है कि भाई तुम खुद ही अपना शिकार करो, खुद ही पकड़ो, जैसे तुम रहते हो वैसे ही रहो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लायन को एक पिंजरे में रख देते हैं, वहीं हम कह सकते हो बारहसिंगा या कुछ भी डियर्स हो गए, उनको हम एक अलग पिंजरे में रखते हैं। तो हम उनको सिर्फ एक शो पीस पर्पस के लिए रखते हैं ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि ये एनिमल असलियत में दिखता कैसा है। इज दैट क्लियर? सो जू इज एन एनक्लोज्ड एरिया वेयर एनिमल्स आर यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। हम टूरिज्म के लिए उन एनिमल्स को एक शो पीस या एक एग्जीबिशन की तरह यूज करते हैं। Now, wildlife sanctuary, they allow the local people to graze their animal and collect firewood, fruits, medicinal plants. और उस एरिया के जो लोग हैं, लोकल ट्राइबल पीपल हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो जा सकते हैं, उन एनिमल्स को अपनी तरीके से रख सकते हैं, साथ ही साथ उनको खाना खिला सकते हैं, उन पेड़ों से वो ला सकते हैं दवाइयाँ, कुछ एनिमल से दवाइयाँ प्रोड्यूस करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ कुछ ट्राइबल्स का भी परमिशन है ताकि वो जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पब्लिक, जू में कोई भी पब्लिक एक्टिविटी अलाउड नहीं है। जू सिर्फ एक टूरिज्म का कह सकते हो, सिर्फ टूरिज्म के लिए यूज किया जाता है कि आपको एक टिकट खरीदनी है, देन आपको एक वॉक कराई जाएगी पूरे जू में जहाँ पे आप दूर से खड़े होकर सिर्फ एनिमल्स को देख सकते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन वहाँ पे कुछ भी लोकल ट्राइबल पीपल का परमिशन अलाउड नहीं है। अब एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जू तो हमारे हर शहर में रहता ही है, जैसे राजीव गांधी जू हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया पुणे में। इज दैट क्लियर? सो ये है मेन डिफरेंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू के बीच में। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। Question number 13, how can we prevent biodiversity from getting disturbed? अब हम क्या क्या कर सकते हैं biodiversity को कम से कम disturb करने के लिए? So, as we can prevent biodiversity from getting disturbed with the help of afforestation. Afforestation is बहुत सारे पेड़ लगाओ, जितने पेड़ लगा सकते हो, plant more and more trees. तो जब भी ये स्लोगन आए प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, सो आपके दिमाग में वो क्या आना चाहिए? वर्ड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। सो हम एफॉरेस्टेशन की मदद से जितने ज़्यादा पॉसिबल उतने ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद दिस वी नीड टू फॉलो द नॉर्म्स लेड बाय गवर्नमेंट। अब ट्री को आप हर जगह तो प्लांट नहीं कर सकते, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ एरियाज़ में ही एफॉरेस्टेशन अलाउड है। सो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ध्यान रखते हुए उस एरिया में ट्रीज़ को प्लांट करना है, और इस तरीके से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? अब मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर यूजुअली वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम का पार्ट है जो दो चीज़ों से बना है, बायोटा यानी कि लिविंग चीज़ें, ए बायोटा यानी कि नॉन लिविंग चीज़ें, और दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये एक साइकिल है जो चलता जाता है, और बायोस्फीयर दोनों को ही मिला के बनता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। इट इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। साथ ही साथ बायोस्फीयर इंक्लूड करता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर को। इज दैट क्लियर? चलिए, what are the factors that affect the natural habitat of endemic species? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस एरिया के लोकल स्पीशीज को फर्क करते हैं या उनको अफेक्ट करते हैं? So factors affecting natural habitat of endemic species are destruction of natural habitat of the species. आप उस एरिया का डिस्टर्ब कर दोगे, आप उस एरिया का लैंड ही हटा दोगे,
वहाँ पे जैसे वो पानी पीते थे वो पानी का लैंड हटा दोगे या पेड़ों की कटिंग कर दोगे, कुछ भी तरीके से नेचुरल हैबिटेट अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो उस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज पे बहुत असर आएगा। क्योंकि अगर आपने उसका खाने का जरिया छीन लिया, जहाँ से जिस पेड़ से वो खाता था, अब क्या होगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। या आपने उस एरिया के पानी को हटा दिया तो वो पानी कहाँ से पिएगा। या आपने उस एरिया के कुछ भी मॉडिफिकेशन करे तो बेसिकली वो अपने नेचुरल हैबिटेट से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने नेचुरल हैबिटेट से डिस्टर्ब हो जाता है तो उस एरिया के एंडेमिक स्पीशीज को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। या इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर स्पीशीज इन द सम हैबिटेट। अब आपने उस एरिया के हैबिटेट को डिफरेंस नहीं करा, लेकिन आपने उनसे ज्यादा ताकतवर स्पीशीज को वहां ला दिया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा कंपटीशन, और हो सकता है कंपटीशन के टाइम पे वो जो ज़्यादा ताकतवर स्पीशीज़ है वो इन पे हावी हो जाए और इनका सर्वाइवल ही मुश्किल कर दे। तो धीरे धीरे वो ज़्यादा ताकतवर स्पीशीज़ इनको खाने लगेगी, प्रे करने लगेगी इनका, जिसकी वजह से इनके लिए क्या होगा, इनका अमाउंट कम होता जाएगा और जो स्ट्रॉन्गर स्पीशीज़ है जो अपना सर्वाइवल कर पा रही है उनका काउंट बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये दो मेन रीजंस हैं जिस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की स्पीशीज को कोई भी फर्क आ सकता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को दूसरा हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। इट रिफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ क्रीचर्स दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट। और बेसिकली क्या है, ये वाइड रेंज ऑफ फीचर्स है जो एक साथ सेम टाइम पे एक प्लैनेट में साथ रहते हैं, as well as their interrelationship and interaction with their environment। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कहूँ डॉग्स, टर्टल्स, कैट्स, ये आपस में भी रह रहे हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। सो ये सभी चीज़ें मिला के हर एनिमल, हर प्लांट, हर नेचर का पार्ट, ये सारी चीज़ें साथ में लिविंग हो नॉन लिविंग हो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और साथ मिल के रहते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप में इक्विलिब्रियम बना के रहते हैं। सो ऐसे टाइप को हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या हम उसको बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेड डेटा बुक। अब ऐसी बुक जहां पे एंडेंजर्ड स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज? एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम सारे उनकी स्पीशीज कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उन पे कितना रिस्क है, इन सारी ही नॉलेज को एक बुक में हमने प्रिजर्व करके रखा है और उस बुक का नाम है रेड डेटा बुक। अब यहाँ पे हमने कलर कोडिंग कर दिया है, यहाँ पे हमने कलर कोडिंग कर दी है। अब यहाँ पे हमने ग्रीन, जो ऐसे स्पीशीज जो एक टाइम पे एंडेंजर्ड थे लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं। रेड वाला मार्किंग उन स्पीशीज के लिए जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। ब्लैक वाली मार्किंग अलग स्पीशीज के लिए। वाइट एम्बर मार्किंग हम उनके लिए यूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हो। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कलर कोडिंग करके उनका रिस्क बताया है कि कौन सी स्पीशीज कितने रिस्क में है। So Red Data Book is a database that track all the endangered animals and plants। अब ये मैनेज कौन करता है? तो जो कमिटी इसको मैनेज करती है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मेंटेन्स द रेड डेटा बुक ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो जो यूनियन है ये मेंटेन करता है रेड डेटा बुक को इन अ ग्लोबल लेवल। अब यहाँ पे हर कंट्री की एक रेड डेटा बुक है जिसको पूरी एक कमेटी ग्लोबल लेवल पे मेंटेन करती है। इंडिया ऑल्सो कीप अ रेड डेटा बुक फॉर फ्लोरा एंड एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन अ कंट्री। अब इंडिया वाली जो रेड डेटा बुक है वो इंडियन स्पीशीज ऑफ एंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीशीज का डेटाबेस फॉलो करती है। इज दैट क्लियर?
चलिए, तो रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जहां पे आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उस बुक से कोई भी स्पीशीज की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एंडेंजर्ड है, स्पेशल स्पीशीज है, वल्नरेबल स्पीशीज है, किस एरिया में पाई जाती है, कितना है उनका काउंट, 18 में कितना था, 20 में कितना है, 21 में कितना है, सारी ही इंफॉर्मेशन उस स्पीशीज से रिलेटेड आप रेड डेटा बुक से ले सकते हैं। Now, question number 18. What are flora and fauna? Flora, plants, fauna, animals. अब आपको बताना है फ्लोरा fauna क्या है। तो flora it includes all the plants, whereas fauna includes all the animals. फ्लोरा, अब स्टडी ऑफ फ्लोरा इज नोन एज बॉटनी। बिल्कुल याद रखना, बॉटनी एक सब्जेक्ट आने वाला है, आप आगे बढ़ोगे तो बॉटनी में आप किसके बारे में पढ़ोगे, प्लांट्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स और या प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, वेयर एज स्टडी ऑफ फॉना इज नोन एज जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी मिल के एक सब्जेक्ट बनाएगा आपका हायर क्लासेस में। तो आपको ये तो पता होना चाहिए अभी कि बॉटनी और जूलॉजी है क्या। तो जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे वो होगा आपका बॉटनी, और जब आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे वो होगा जूलॉजी। इज दैट क्लियर? नाउ दे लैक मोबिलिटी। ऑब्वियसली आपके जो प्लांट्स है वो भग तो नहीं सकते, उड़ भी नहीं सकते, लेकिन एनिमल्स भग भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। फ्लोरा का एग्जाम्पल कोई भी ले लो, यहाँ पे मैंने रोज एंड नीम रखा है। फोना का एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, डॉग, कैट, टाइगर, लायन, एनीथिंग, कोई भी एनिमल। इज दैट क्लियर? सो ये है मेन डिफरेंस आपके फ्लोरा एंड फोना का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम में बढ़िया ऐसा ही आंसर लिख कर आना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राइट द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हमें पता है कॉजेज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज, वेदर भी हो सकता है, कभी कभी फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है। अर्बनाइजेशन, एक गांव को शहर बनाने की प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। सो अर्बनाइजेशन की वजह से हो सकता है। माइनिंग, उस एरिया में कोल, पेट्रोलियम या किसी भी चीज़ की माइनिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो हम उस एरिया के पेड़ों की कटिंग कर देते हैं। नेचुरल फिनोमेना, मैंने आपको बताया, अर्थक्वेक आ जाए, बाढ़ आ जाए, ड्रॉट आ जाए, तब भी उस एरिया के कह सकते हो प्लांट्स की डेथ हो जाती है, तो हम कहते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। ना फॉरेस्ट फायर, अगर हल्की सी चिंगारी लग जाए ड्राई लीव्स पे तो पूरे फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, जिसको हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। या हम डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिस वजह से हम पेड़ों की कटिंग करते हैं, या उस एरिया को हमें एग्रीकल्चरल लैंड के लिए यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, अब आपको बताना है डेफिनेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। मैंने आपको समझा दिया कि वो स्पीशीज़ जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। लेकिन अब आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब कि उस एरिया के खास हैं, वो उस एरिया में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर एरिया के इंडिजिनस हैं, एकदम खास स्पीशीज हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंड फिर से देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। प्लांट एंड एनिमल्स दैट आर इंडिजिनस to a certain geographical region are known as endemic species. For example, kangaroo is endemic to Australia. कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया के खास होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाय एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब जैसे ही वर्ड आए डेंजर तो आप क्या लिखोगे? खतरा है इन पर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है, इनको बचा के रखना ज़रूरी है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज इज़ वन दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा तो थोड़े ही सालों के बाद इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम इनको भी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे, एक टाइम पे ये एनिमल हमारे बीच में पाया जाता था। तो ऐसे स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, लेकिन हम उनको बचा के प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ईदर ग्लोबली और इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया, या वो पूरे के पूरे कंट्री में ही कह सकते हो एंडेंजर्ड है, या एक पर्टिकुलर स्टेट में उनका कम हो गई है क्वांटिटी, तो किसी भी तरीके से उनको बचाना ज़रूरी है। एग्जाम्पल जाइंट पांडा एंड डोडो यूजुअली एक्सटिंक्ट हो गया है, बट एक टाइम पे डोडो वॉज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज।
बट अब यूजुअली हम बहुत सारे बुक्स में ये लिखते हैं कि डायनासोर्स और डोडो यूजुअली एक्सटिंक्ट हो ही गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन इकोसिस्टम। अब आपको बताना है इकोसिस्टम क्या है, उसकी एक डेफिनेशन देनी है। सो इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इज दैट क्लियर? इकोसिस्टम सारे ही, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सभी को मिला के बनता है, including plants, animals, microorganisms given in that particular area। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उस एरिया की सारी चीज़ों को मिला के इकोसिस्टम बनता है। एंड स्टूडेंट्स, ये साथ ही साथ क्लाइमेट, रेन, सॉइल, वाटर, इन सब चीज़ों को भी मिलाते हैं। तो उस एरिया के एनिमल्स, प्लांट, सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर, वाटर, हिल्स, सारी ही चीजें सभी मिला के क्या बनेगा? लिविंग या नॉन लिविंग, सभी को मिला के बनेगा एक इकोसिस्टम। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन सेंचुरी। अब आपको बताना है सेंचुरी क्या होती है। तो सेंचुरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम एनिमल्स का प्रोटेक्शन करते हैं और साथ ही साथ उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं। सो सेंचुरी इज डेजिग्नेटेड अ प्लेस फॉर एनिमल्स too broad to dwell and reserve for wildlife to utilize the environment and natural resources freely। हम उनको एक नेचुरल हैबिटेट देते हैं ताकि वो अपने तरीके से, अपने ही कह सकते हो हैबिटेट में सरवाइव कर पाए। हम उनको एक पिंजरे में, जेल में, शोपीस की तरह नहीं रखते। हम उनको खुला आसमान, सारे ही सेम तरीके से जैसे वो अपने फॉरेस्ट में रहते थे, सेम उस तरीके से रखते हैं और उनको उस एरिया में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 24, अब आपको फॉलोइंग चीज़ें डिफाइन करनी है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, हम पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल एंड नेचुरल रिसोर्सेज सभी को ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इनॉर्मस areas of protected land which are intended to conserve wildlife, plants, animal resources as well as the traditional way of life of the tribal people। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आप ट्राइबल पीपल, प्लांट, एनिमल, उनके नेचुरल हैबिटेट, सारी ही चीज़ों को बचा के रखते हो। यानी कि आप प्लांट और एनिमल के साथ साथ उस ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चर भी बचा के रखते हो। ऐसे एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूजुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अंदर वाला पार्ट रहता है कोर, जहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं रहता एंड वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स ही अलाउड हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आता है बफर जोन, जहाँ पे हम ट्राइबल कम्युनिटी को अलाउ करते हैं और सिर्फ परमिशन के साथ ही वहाँ पे अलाउड होता है। और बाहर वाला होता है, कह सकते हो, जोन जहाँ पे टूरिज्म अलाउड रहता है। वहाँ पे हम एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए हम इजीली अलाउ कर देते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूजुअली 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कई सारे नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज को मिला के एक एरिया जहाँ पे हम प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को। So national park is a protected region whereas wildlife can easily access habitat in their natural resources. For example, Kanha National Park, Jim Corbett National Park और Biosphere Reserve के examples थे नंदा देवी and हिमाचल प्रदेश Biosphere Reserve. Is that clear? चलिए, डिफाइन स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप की ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ ही रहते हैं, आपस में ही ब्रीडिंग करते हैं, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर, वो साथ में रहते हैं इन अ सर्टेन एरिया, वो एक एरिया में साथ में रहते हैं एंड कैन इंटरब्रीड, और वो आपस में ही ब्रीडिंग करते हैं। अब डॉग्स और कैट्स तो साथ ब्रीडिंग नहीं करते, कैट्स कैट्स में करती है, डॉग्स डॉग्स में करते हैं। तो कैट एक अलग स्पीशी है, डॉग्स एक अलग स्पीशी है। अब यही तरह कैट में होते हैं पर्शियन कैट्स, शॉर्ट ब्रेड, अमेरिकन शॉर्ट हेयर, ये सारी चीज़ें क्या है? कैट की स्पीशीज़ है। और डॉग्स की यही अलग स्पीशीज़ होती है, जर्मन शेपर्ड, बुलडॉग, पग। अब ये क्या है? डॉग की स्पीशीज़ है। तो डॉग और कैट एक अलग अलग स्पीशीज़ हैं और वो आपस में ही ब्रीड करते हैं।
member of a species can only reproduce by mating with a member of their own species. और वो अपनी species के साथ ही mate कर सकते हैं, dogs और cats कभी साथ mate नहीं करते. तो species एक ऐसा group of organisms है जो एक कह सकते हो साथ में रहते हैं, साथ में ही ब्रीडिंग करते हैं. उनमें अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी स्पीशीज एक जैसी है. इज दैट क्लियर? चलो, जैसे हम सब क्या है, ह्यूमंस. अब ह्यूमंस क्या है, आप और मैं दिखते अलग है लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग्स ही ना. उसी तरीके से हमारी स्पीशीज क्या होगी, ह्यूमन बीइंग्स. चलो, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर. अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है. अब एक टाइम पे जो टाइगर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थे. अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट नहीं करते तो आने वाले समय में टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाते. तो हमने क्या करा, हमने कई सारे रिजर्व्स बनाए जहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट करके रखा. कई सारे स्टेट्स में अलग अलग रिजर्व्स बनाए ताकि टाइगर का काउंट बढ़े. उनकी पोचिंग एंड हंटिंग एकदम बैन कर दी. अब आप टाइगर की स्किन के लिए या टाइगर को नहीं हंट कर सकते. वहाँ पे एकदम लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर टाइगर को कोई भी नुकसान पहुँचाया. तो हमने टाइगर्स को एक बहुत ज़्यादा सेफ और प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा. उनको अच्छे से खाना दिया, मेडिकल सर्विसेज दी, ताकि वो अच्छे से आपस में एक नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव कर पाए और उनका काउंट कम ना हो, उनका काउंट बढ़ जाए. तो ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 1, 1973 में. सो देख लेते हैं. Project Tiger is a project initiated by Indian government safeguard to tiger population in 1973 और डेट क्या थी, 1 अप्रैल. The main goal of this initiative was to assure and the survival of conservation of the country's tiger population. और एक ही गोल के साथ ही बना था कि कंट्री के टाइगर की पॉपुलेशन को बचा के रखना है. Is that clear? चलिए. Now, question number 27, explain the importance of recycling of the paper. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी पेड़ों की कटिंग कम होगी. क्योंकि पेड़ का ये पेपर आ कहाँ से रहा है, ये पेपर आता है हमारी ट्रीज़ को कट करके. ये जो यूकेलिप्टस ट्रीज़ हैं जिसको कट करके हम पेपर बनाते हैं. सो हम जितना ज़्यादा पेपर को बार बार यूज़ करेंगे उतना ही तो ये बेचारे पेड़ कम कटेंगे. इसीलिए रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही साथ पॉलीथीन को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि पॉलीथीन डिग्रेड नहीं होती, लेकिन पेपर यही जगह डिग्रेड हो जाता है और वो नेचर में यूज़ होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज़, वाटर एंड एनर्जी. वाटर और एनर्जी को बचाने के लिए, पेपर को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर कम यूज़ करोगे तो पेड़ भी कम कटेंगे. Paper recycling also preserves landfill space and minimize the quantity of pollution. अब पेपर के यूज़ करने से तो बार बार यूज़ करने से तो एक एडवांटेज ये है कि एक तो पेपर से आप कह सकते हो लैंड का जो पोल्यूशन वो कॉज कर रहे हैं वो कम कर रहे हो, साथ ही साथ आप पेड़ों को बचा रहे हो. टू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंसिनरेशन. और रिसाइकलिंग पेपर इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट. और हमारे लिए भी अच्छी बात है. और साथ ही साथ अगर पेपर डम भी हो गए तो पेपर इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन पॉलीथीन बिल्कुल डिग्रेड नहीं होती. तो पेपर को जितना ज़्यादा हम रिसाइकिल करेंगे, उनको बार बार यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए और इन्वायरमेंट के लिए उतना ही अच्छा है. इज़ दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब हमने कॉजेज देख लिए, हमने डिफॉरेस्टेशन क्या हो गया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. इज दैट क्लियर? तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, पहला, इट डिक्रीजेज ट्री पॉपुलेशन. आपने पेड़ कट कर दिया तो उस एरिया के पर्टिकुलर पेड़ों की कमी हो जाएगी. लीडिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज. अब पेड़ों का तो काम ही कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करना है. आपने पेड़ ही काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूटिलाइज करेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है. अब वो क्या करेगी, वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हम पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
वेरी गुड, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कर दी हमने। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बढ़ गया। थर्ड, इट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। हमने अभी देखा था कि हमने पेड़ों की कटिंग कर दी, उनकी जड़ें जो सॉइल को रोकी हुई थी, अब वो सॉइल को रोकेंगी नहीं तो सॉइल का इरोजन हो जाएगा। फोर्थ, डिक्रीज इन द रेनफॉल एंड सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल की फर्टिलिटी के लिए पेड़ इंपॉर्टेंट थे, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ डिक्रीज इन द रेनफॉल, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में वाटर का लेवल कंट्रोल रहता है। अब जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो वाटर का लेवल बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ, इट इंक्रीजेस इन एयर पॉल्यूशन। अब पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस थी वो उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो एयर पॉल्यूशन अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। सिक्स्थ, इट ओवरऑल अफेक्ट्स द अर्थ एंड कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और टोटली ये सारे ही फैक्टर्स मिला के ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व एक एरिया है जहाँ पे हम एनिमल, प्लांट, ट्राइबल कम्युनिटी, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कोर, बफर जोन एंड बाहर वाला मेंटेनेंस जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज द एरिया ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रीजन्स बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सारी ही चीज़ों को साथ में एज अ बायोडाइवर्सिटी को जब हम बचा के रखते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अदर प्रोटेक्टेड साइट्स में बी इंक्लूडेड बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो सर्व्स द मीन ऑफ प्रिजर्विंग। अब हमने उस ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर को, नेचर को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सारी ही चीज़ों को साथ में बचा के रखा है। सो इस तरीके से हम उस ट्राइबल कम्युनिटी के नेचर को भी बचा के रखते हैं। देयर आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, और टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। एग्जाम्पल पचमढ़ी, मध्य प्रदेश, एंड नीलगिरी एंड तमिलनाडु। इज दैट क्लियर? चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन रिफॉरेस्टेशन एंड इट्स यूजफुल इफेक्ट्स। जब हम पेड़ों को वापस से उगाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपको बताने हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिंग और रीप्लांटिंग द फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड और डैमेज फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्बनाइजेशन इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। अब जहाँ हमने फॉरेस्ट को कटिंग करके अपने फ़ायदे के लिए काट दिया, उसी एरिया को वापस पेड़ लगा के फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन। Now, the term afforestation and reforestation are interchangeable. अब afforestation is plant more and more trees. Reforestation is जो forest damage हो गया, वहाँ के plant कट गए, उसी forest को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा tree लगा के हम उस forest को वापस बनाते हैं, उसको हम reforestation कहते हैं। तो दोनों ही words interchangeable हैं। afforestation is planting of more and more trees. Reforestation is उस damaged forest को वापस से forest में convert करना। Reforestation can happen naturally as well. अब reforestation कई बार खुद ब खुद अगर हम एक लैंड को छोड़ दें तो हो जाता है, या हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत हम खुद ब खुद ट्रीज प्लांट करके भी फॉरेस्ट को बना सकते हैं। एडवांटेजेस हैं, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन लेवल। अब फॉरेस्ट बन जाएगा, वापस से पेड़ों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उस एरिया का कार्बन डाइऑक्साइड वापस यूटिलाइज होने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वापस यूटिलाइज होने लगेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग मोर नेचुरल हैबिटेट फॉर ह्यूमंस। पेड़ वापस आ जाएंगे तो उस एरिया के एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पक्षियों, सबको वापस से घर मिल जाएगा तो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व होने लगेगी। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। अब क्योंकि पेड़ आ गए तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी तो उसका लेवल कम हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। तो
तो ये हैं रिफॉरेस्टेशन के कई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ प्लांट करो, कोशिश करो अपने हर बर्थडे पे दोस्तों को पार्टी देने के साथ साथ एक छोटा सा पेड़ को प्लांट करो। इससे क्या होगा, आप हर साल एटलीस्ट एक पेड़ को प्लांट करोगे, और आप जैसे कई सारे बच्चे अगर एक एक करके पेड़ प्लांट करेंगे और अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और कजिन्स को बोलेंगे, तो इतने सारे बच्चे जब मिलके पेड़ प्लांट करेंगे तो थोड़ा तो ग्लोबल वार्मिंग पे फर्क पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो आज इसी नोट के साथ हम एंड करते हैं कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आर इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। एंड मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हो, या आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। वहाँ जाके आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। जैसे ही आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करेंगे, वीडियोस, लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर दो। एंड स्टे ट्यून्ड रहो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।